हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे। जी हाँ, देखिए मित्रों, इसके पहले आपने देखा होगा कि मैंने संपूर्ण संविधान का ओरल लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत किया और उस समय मैं ओरल लेक्चर देते समय आपको ये बताया था कि लगभग जो संविधान का एसएससी, पेट और टेट जैसे एग्ज़ाम के कोर्स के लिए 60 घंटे का जो वीडियो होता है उसको मैंने मात्र 6 घंटे में आपके सामने प्रस्तुत किया था। जी हाँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा मित्र, तो वो वीडियो ज़रूर आपके देखिएगा। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा। वो वीडियो में एग्ज़ाम को ध्यान में ही रखकर बनाया है कि कम समयों में आप उस वीडियो को रिवाइज करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी हाँ, और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा। आज मित्रों उसी लेक्चर को मैं बोर्ड के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंटेशन करूंगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये लेक्चर जो होगा, जो मात्र मैंने ओरल लेक्चर 6 घंटे में दिया था, अब वो लेक्चर यहाँ पर लगभग मान के चलिए कि 50 से 60 घंटे तक होने वाले हैं। और यहाँ पे जो लेक्चर दिया जाएगा वो संविधान का संपूर्ण कोर्स यूट्यूब के माध्यम से अपने चैनल ड्रीम ऑफ भारत के माध्यम से आपको फ्री में दिया जाएगा मित्र। जी हाँ, फ्री में पूरा दिया जाएगा, जिसके लिए आपको ना किसी कोचिंग ना संस्थान में जाने की आवश्यकता है, ना तो फिर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता है। तो इसलिए मित्रों इस चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। केवल संविधान का ही विषय नहीं बल्कि इसके अलावा इतिहास का भी, भूगोल का भी, पर्यावरण का भी, जनरल साइंस का भी, इकोनॉमिक का भी, ये सारे जैसे जीएस संबंधित विषय आपको फ्री में यहाँ पे प्रोवाइडेड किए जाएंगे और जिससे आप काफ़ी से ज़्यादा लाभान्वित होइएगा। और इसके अलावा जो एग्ज़ाम के लेकर तैयारी की रणनीति बनाई जाती है वो भी आपको समय समय पर प्रोवाइडेड किया जाएगा। और अन्य जैसे विषय, रीजनिंग और मैथ जैसे विषयों के लिए भी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री में कोर्स उपलब्ध कराए जाने की पूरी कोशिश रहेगी। जी हाँ, तो आइए आज हम संविधान पर एक बेसिक समझ पर लेक्चर देने वाले हैं। इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा मित्र। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। जी हाँ, तो आइए हम संविधान से ही स्टार्ट करते हैं और शुरुआत से। पहले मित्र आप जान लीजिए, साथ में आप नोट्स भी बनाते चलिए। ये पूरा नोट्स होगा आपके लिए, ठीक है। पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा आपके लिए नोट्स होगा, ठीक है। तो आज से ये क्लासेस प्रारंभ होती है। देखिए मित्र, संविधान सबसे बड़ी चीज़ है कि आप संविधान में कोई भी होता है तो आपके मन में ये जिज्ञासा आता है कि मुझे क्या क्या इसमें पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, तो संविधान में जो बेसिक चीज़ है तो आप ये मान के चलिए कि संविधान में आपको पढ़ना क्या क्या होता है। पहली चीज़, संविधान में आपको जो पढ़ना होता है वो संविधान के बारे में देखते हैं तो आपके मन में ये आता है कि संविधान क्या है। जी हाँ, संविधान की संरचना। इसके अलावा आप देखेंगे संविधान की संरचना, फिर संविधान की विशेषताएं। आपको संविधान की विशेषताएं पढ़ना होगा। संविधान क्या है, संविधान की संरचना, संविधान की विशेषताएं। फिर इसके बाद आप देखेंगे संविधान के स्रोत। आपको संविधान का स्रोत भी पढ़ाया जाएगा। संविधान के स्रोत के साथ साथ संविधान के निर्माण पर भी चर्चा होगा। निर्माण के साथ आप देखेंगे संविधान की अनुसूची, हम अनुसूची पर भी चर्चा करेंगे, अनुसूची पर, और संविधान के भाग और संविधान की प्रस्तावना। जी हाँ, संविधान की प्रस्तावना। इसके अलावा एक अलग से मैं आपको संविधान संशोधन, ठीक है, जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं उन्हीं जगह से हम आपसे चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हम संविधान क्या है, संविधान की संरचना, संविधान की विशेषताएं, संविधान के स्रोत, संविधान के निर्माण, अनुसूची, भाग, प्रस्तावना, और एक और टॉपिक है जो अक्सर संविधान में नहीं पढ़ाया जाता है लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, वह है संविधान का विकास। जी हाँ, संविधान का विकास ये वो टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सबसे अधिक प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। जी हाँ,
तो समय अनुसार हम आपको बताएंगे भी कि आखिर में संविधान में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे कहाँ से जाते हैं। जी हाँ, और ये जो संविधान है ये टेट, पेट और एसएससी जैसे एग्ज़ाम, और यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो है वो पीसीएस तक के एग्ज़ाम में प्रश्न फंस जाएंगे, ठीक है। लेकिन बेसिक रूप से यह एसएससी, टेट और पेट जैसे विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर ये संविधान जैसे विषयों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। चूँकि मैं मानता हूँ कि एसएससी और पेट जैसे विद्यार्थियों की तैयारी बहुत ही कमज़ोर होती है, इसलिए मेरा जो लेक्चर होगा वो बेसिक समझ के साथ और शुरुआती से चलेगा। तो अगर अच्छी समझ बनानी है तो आप इस वीडियो पर धैर्य बनाकर आप सुनने का प्रयास करिएगा, ठीक है मित्र। तो ये वो टॉपिक है जो मुझे संविधान के अंतर्गत पढ़ना है। क्लियर? आइए अब हम आगे देखते हैं कि पहली मैंने हेडिंग लिखी है कि संविधान होता क्या है, ठीक है। इतना आप नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किए हैं तो आप नोट कर लीजिए कि ये सारे टॉपिक मुझे पढ़ने हैं और यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। कैसे प्रश्न पूछा जाएगा वो मैं आपको पढ़ाते समय बताऊँगा, ठीक है। तो आइए आगे हम देख लेते हैं। अब मित्र एक सवाल यहाँ पर है कि आखिर में संविधान होता क्या है। जी हाँ, संविधान होता क्या है। देखिए संविधान के संदर्भ में अलग अलग थिंकरों का, अलग अलग संविधान के जानकारों का अलग अलग मत है। तो विभिन्न लोगों ने संविधान की परिभाषा अलग अलग बताई है, ठीक है। तो संविधान की परिभाषा तो आपसे नहीं पूछी जाती है, लेकिन हाँ संविधान को आपको समझना तो जरूर होगा कि आखिर में संविधान है क्या। देखिए मित्र, थोड़ा सा लेक्चर के माध्यम से समझ लीजिए। संविधान जो विषय आया है ये आधुनिक विषय है। हमारा भारत आज़ाद हुआ तो संविधान बना, लेकिन संविधान होता क्या है। एक्चुअली में संविधान का लाए जाने का मकसद क्या है। संविधान का उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से हमको अपने देश में क्या बनना है, हमको अपने देश में एकता एवं अखंडता को क्या करना है, स्थापित करना है। मुझे अपने देश में एकता और अखंडता को स्थापित करना ही है, और वो किसके माध्यम से, संविधान के माध्यम से। किसके माध्यम से, संविधान के माध्यम से। लेकिन जब संविधान नहीं था मित्र, तो यही कार्य प्राचीन काल और मध्यकालीन काल में यही कार्य कौन करता था, धर्म करता था। कौन करता था, धर्म करता था। धर्म हमारे देश में एकता एवं अखंडता बनाए रखने के लिए क्या होता था, कारगर साबित होता था। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैंने कहा कि आपको पूरा कोर्स जो आप संस्थाओं में मिलता है, जो ऑनलाइन कोर्स में मिलता है, वही चीज़ आपको यूट्यूब में मैं फ्री दूंगा। इसलिए लेक्चर थोड़ा सा डिटेल में होगा, लेकिन इस पर पकड़ आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ कोई डेमो क्लासेज नहीं है कि मुझे भाग कर पढ़ाना है, मुझे बहुत अस्थायी तौर से आपकी समझ को विकसित करना है। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संविधान न बनने से पहले ही ये कार्य कौन करता था, धर्म करता था। और दुनिया के सभी देशों में धर्म ये कार्य करता था। आपने नाम सुना ही होगा, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, इसके अलावा हिंदू धर्म, तमाम प्रकार के ऐसे धर्म हैं जो समाज में ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते थे, बनाए रखते थे। लेकिन मित्र एक बात आप जरूर सोचिएगा, धर्म जो है, ये धर्म जो स्थापित किया गया था, इसमें कोई तार्किक विचारधारा नहीं थी। इसका क्या मतलब, तार्किक विचारधारा का मतलब लोगों में ऑर्गेनाइजेशन बनाए रखने के लिए जो नियम और कानून लाए जाते थे, उसके कार्य और कारण के पीछे कोई ठोस प्रमाण नहीं होता था। राजा बन जाता था, कोई राजा बन जाता था तो ये मानता था कि हम ईश्वर के प्रतिनिधित्व हैं, कोई ईश्वर को देखा है, और राजा जो कहे वही सबको फॉलो करना है, और सब फॉलो करते थे। लेकिन वो कितना तर्कसंगत था, इस पर टीका टिप्पणी करने की बहुत ज़्यादा छूट किसी को नहीं थी। यदि छूट होती थी तो उसको छूट, अगर कोई इस तरीके का उल्लंघन करता था तो उसको एक बहुत भयानक सजा दी जाती थी। तो किसी का साहस नहीं होता था। जी हाँ, क्योंकि इस समय की जो सोच थी वो आम नागरिकों में नहीं थी, कुछ चंद लोग ही इसके सोच रखने वाले थे, और जो रखने वाले थे वह उंगली नहीं उठाते थे। आगे चलकर आधुनिक दौर में एक बहुत बड़ा वर्ग दिमागी रूप से जैसे जैसे इंसान होता गया, तो ये सोच क्या हो गया,
विकसित होता गया, और जब ये विकसित होता गया तो लोग हर घटनाओं पर क्या करते गए, विश्लेषण करते गए, और जब हर घटनाओं पर ये विश्लेषण करते गए तो परिणाम क्या हुआ मित्र, जब ये विश्लेषण करते गए तो परिणाम क्या हुआ, कार्य और कारण के बीच में ये क्या होने लगा, संबंध स्थापित करने लगे कि ये भाई हमारे लिए हित नहीं है, इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, आप इसको तार्किक रूप से सिद्ध करो तभी हम फॉलो करेंगे, अन्यथा नहीं। तो इस विचारधारा ने समाज में एक क्रांति को जन्म दिया। किसको जन्म दिया, एक क्रांति को जन्म दिया। और जब बड़े स्तर पर क्रांति का जन्म हुआ तो आगे चलकर किसका निर्माण हुआ, संविधान का निर्माण हुआ। और जब संविधान का निर्माण हुआ मित्र, तो संविधान में सामान्य जनता की भावनाओं को रखा गया, न केवल सिर्फ एक वर्ग, यानी कि इस राजा जो वह ईश्वर का प्रतिनिधित्व तो उसका आदेश ईश्वर का आदेश है, इस बात का उल्लंघन किए जाने लगा। ये माने जाने लगा कि उसमें अन्य वर्गों का भी भागीदारी होनी चाहिए। इस उद्देश्य से संविधान का गठन होना चालू हुआ। दुनिया के देश में जो धर्म जैसी रूढ़िवादी विचारधाराएं थी उसका खंडन होने लगा और सभी देशों ने संविधान का निर्माण किया। आगे चल के जब यहाँ पे अंग्रेज आए तो इस चीज़ की प्रेरणा भारतीयों ने भी लिया और वह अपने देश के सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक कल्चर के आधार पर भारत में एक संविधान का निर्माण किया। जी हाँ, और दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई संविधान है तो भारत का ही संविधान है। कारण ये कि भारत जैसे देश में इतनी ज़्यादा विविधता है कि उतनी विविधता अन्य किसी देश में नहीं है। इसी वजह से भारत का संविधान सबसे विस्तृत है, ये आप जानिएगा। जी हाँ, सबसे विस्तृत है। अब आपके मन में ये भी सवाल हो रहा है, तो पहला लिखते भी जाइए, ये तो आप तो समझ गए होंगे कि आखिर में संविधान बनने के पीछे कारण क्या था, और जब भारत में संविधान नहीं था तो उसके विकल्प के रूप में कार्य कौन करता था। क्लियर। अब देखिए मित्र, संविधान की अगर हम बात करें तो एक मन में ये आता है कि भारत में जो संविधान बना तो आपके मन में दो क्वेश्चन आने चाहिए कि आखिर में भारत का संविधान इतना ज़्यादा विस्तृत क्यों है, पहला क्वेश्चन। और भारत का संविधान लचीला अधिक, जी हाँ, भारत का संविधान लचीला अधिक है और कठोर कम है। जी हाँ, भारत का संविधान लचीला अधिक है और कठोर कम है, ऐसा क्यों? दो प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। तो यहाँ पे सुन लीजिए। पहले का उत्तर तो मैंने दिया कि भारत का संविधान विस्तृत इसलिए है क्योंकि भारत जैसे देश में इतनी ज़्यादा विविधता किसी अन्य देश में नहीं पाई जाती थी, इसलिए भारत में सभी वर्गों को ध्यान में रखना होता था। इसलिए सभी वर्गों को ध्यान में रखकर उनके लिए कानून भी अलग अलग बनाए गए। जी हाँ, जिसमें प्रशासनिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जैसे बातों को ध्यान में रखा गया। इसलिए भारत का संविधान क्या हो गया, विस्तृत हो गया। ये हमारे संविधान निर्माताओं की एक अच्छी सोच थी और उनकी अच्छी सोच है कि आज हमारे भारत में संविधान निर्माण होते हुए इतने दिन हो गए, लेकिन किसी भी तरीके के इतनी विविधता होने के बावजूद भी अभी तक बड़े स्तर पर भारत जैसे देश में क्रांति नहीं देखने को मिली। जी हाँ, लचीला इसलिए बनाया गया कि भारत में वही चीज़, क्योंकि भारत को लचीला इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ की सोच अभी उतनी ज़्यादा परिपक्व नहीं है। जी हाँ, भारत में संविधान को लचीला इसलिए बनाया गया कि इनकी सोच बहुत ज़्यादा परिपक्व नहीं है। विविधता होने के बावजूद भी भारत के मेंटल लेवल में भी, उनके सोच में भी बहुत ज़्यादा विविधता है, और सोच में विविधता होने के कारण ही भारत के संविधान को इतना ज़्यादा लचीला बनाया गया है कि समयानुसार जब चाहें तब हम भारत के संविधान में परिवर्तन करके एक नया कानून बना सके और एक कानून को हटा भी सकें। कारण वो डिपेंड करता है परिस्थिति। क्यों? क्योंकि वो परिस्थितियाँ भारत में बन सकती हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग सोच से उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुए हैं। इसलिए भारत का संविधान लचीला अधिक और कठोर कम बनाया गया है।
तो ये जब कभी भी प्रश्न पूछे जाएगा कि भारत का संविधान लचीला अधिक क्यों और कठोर कम क्यों, तो आप बता सकते हैं ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। क्लियर मित्र? तो ये बात हो गई कि भारत का संविधान विस्तृत और लचीला क्यों। क्लियर? अब आते हैं मित्र संविधान। जी हाँ, संविधान होता क्या है? अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान एक प्रकार की क्या है मित्र? संविधान एक प्रकार की व्यवस्था है। जी हाँ, इसको जरा समझिए। संविधान एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का संविधान एक प्रकार की व्यवस्था है। और ये कैसे व्यवस्था है? इस व्यवस्था को एक पवित्र दस्तावेज कहा गया है। इस दस्तावेज कहा गया है, एक प्रकार की व्यवस्था है और इसको एक पवित्र दस्तावेज कहा गया है। जी हाँ, पवित्र दस्तावेज। पवित्र का मतलब कि संविधान निर्माताओं के आपसी सहयोग से जनता की भावनाओं को रखते हुए श्रद्धापूर्वक, आस्थापूर्वक देश में राष्ट्रीय एकता अखंडता स्थापित करने के लिए एक दस्तावेज तैयार किया गया, जिससे कि भारत में क्या है, जिससे कि भारत में समानता उत्पन्न हो, जिससे भारत में एक समानता उत्पन्न हो, एक समाजवादी दृष्टिकोण उत्पन्न हो, एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो, एक बंधुत्व की भावना उत्पन्न हो, लोगों के साथ न्याय हो सके। तो और ये सब का मेन उद्देश्य हमारे देश में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को स्थापित किया। तो ये एक पवित्र दस्तावेज है, यानी कि किसी के साथ अन्याय न हो सके, इस उद्देश्यों से कुछ बुद्धिजीवी वर्गों ने भारत का संविधान का निर्माण किया हुआ है। तो ये एक पवित्र दस्तावेज है। और दस्तावेज और व्यवस्था। व्यवस्था क्या? व्यवस्था का मतलब यहाँ पर इसमें सत्ता प्रदान की गई है। सत्ता। संविधान एक प्रकार की व्यवस्था या दस्तावेज है जो सबको क्या प्रदान की गई है? सबको सत्ता प्रदान की गई है। यानी कि संविधान में जो बातें कही गई हैं उसी के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को अपने पद पर रहते हुए अपने भूमिका का निर्वहन करना होगा। कोई किसी भूमिकाओं का उल्लंघन नहीं करेगा और वो इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है कि देश में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता स्थापित हो सके। और जो भी चीज़ें उसमें लाई गई हैं उसमें बिना भेदभाव की चीज़ें लाई गई हैं। किसी एक वर्ग को विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया है और निर्माण करने वाला भी अगर चाहता तो उस समय एक वर्ग पर विशेष ध्यान दे देता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए इसको एक पवित्र दस्तावेज के रूप में स्वीकारा जाता है। क्लियर? अब आते हैं, देखते हैं। ये तो बात हो गई संविधान। जी हाँ, पवित्र दस्तावेज का मतलब इसमें जो बातें कही गई हैं वो तार्किक रूप से विश्लेषण के आधार पर चीज़ें संविधान में लिखी गई हैं। ठीक? अगर हम दूसरे संदर्भ में देखें, आप संविधान में क्या पढ़ते हो? देखो मित्र, अगर हम संविधान की बात करें तो अगर सामान्य रूप से इसकी परिभाषा देखें संविधान की, तो संविधान की सामान्य रूप से परिभाषा में आप क्या पढ़ते हो? दो चीज़ हमारे संविधान में हमेशा टकराव का विषय देखने को मिलता है। एक तरफ राज्य और दूसरे तरफ भारत के व्यक्ति व नागरिक। जी हाँ, अब ये भारत के राज्य और व्यक्तियों के बीच में समन्वय बनाने के लिए जो व्यवस्था या जो पवित्र दस्तावेज का निर्माण किया गया है उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। जरा इसको आते हैं हम फ्रेमिंग के माध्यम से समझते हैं। देखिए मित्र, किसी भी देश की अधिक आयु तभी तक बनी होती है जहाँ पर राजा और प्रजा की सोच में एक अच्छी तालमेल हो। अगर राजा तानाशाह हो जाए तब भी उस देश का अस्तित्व अच्छा नहीं होगा। अगर प्रजा नालायक बन जाए तब भी उस देश का अस्तित्व बहुत दिनों तक नहीं होगा। इसलिए राजा और प्रजा दोनों का अस्तित्व बना रहे, इसके लिए जरूरी यह है कि वो अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करके अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सके, जिससे उनके जीवन में एक संतुलन बना रहे। आइए अब उसको हम इस तरीके से देखते हैं।
देखिए मेरे संविधान की अगर हम बात करें तो राज्य, और एक तरफ हम बात कर लेते हैं व्यक्ति। जी हाँ, इस राज्य और व्यक्ति के संदर्भ में देखें तो राज्य के आपने देखा होगा आर्टिकल नंबर 12 और 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो राज्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राज्य की सबसे बड़ी जो संस्था है वो कौन सी संस्था है? केंद्र है। और दूसरी जो संस्था है कौन सी है? राज्य है। और 1993 में एक और नई संस्था आई लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, वो आई स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन बोले मित्र तो स्थानीय स्वशासन का मतलब यहाँ पे पंचायत से, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार स्थानीय स्वशासन, या जब ये अपने शक्तियाँ किसी को डेलीकेट करें, वो भी राज्य डेडिकेट करें तो वो भी राज्य की श्रेणी में आते हैं। जी हाँ। दूसरी तरफ व्यक्ति, व्यक्ति के भी अपने क्या है? व्यक्ति के भी अपने अधिकार और व्यक्ति के भी अपने क्या होते हैं? कर्तव्य होते हैं। जी मित्र, व्यक्ति के भी अपने अधिकार और कर्तव्य होते हैं। और संविधान में इस बात का जिक्र भाग 3 में व्यक्ति के अधिकार को बताया गया है। भाग 3 व्यक्ति को अधिकार बताया गया है, और वो अधिकार कौन सा है? मूल अधिकार। ये व्यक्ति का मूल अधिकार है। और कर्तव्य भाग 4 का में मूल कर्तव्य को बताया गया है। अगर भारत का कोई भी नागरिक या व्यक्ति अगर अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाता है या अपने कर्तव्यों का वो निर्वहन नहीं कर पाता है, तो समझिए वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देश का सच्चा नागरिक कहलाने का अधिकारी नहीं है। अगर वो अधिकार भी न पाए तब भी वो भारत का नागरिक नहीं है। अगर वो कर्तव्य नहीं सही तरीके से करे तब भी वो देश का सच्चा नागरिक नहीं है। तो देश का सच्चा नागरिक या नागरिक बनने के लिए उस नागरिक को अपने अधिकारों की प्राप्ति और कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। ठीक उसी तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन में कई पद होते हैं। जी हाँ, कई पद होते हैं। और जो ये पद होते हैं मित्र, ये जो होते हैं हायरार्की सिस्टम में होते हैं और क्षैतिज सिस्टम में भी होते हैं। जब ये अपने पद का सही तरीके से निर्वहन नहीं करेंगे तब भी हमारे देश में शांति व्यवस्था को स्थापित नहीं किया जा सकता है। जैसे राज्य का कर्तव्य क्या है? राज्य का कर्तव्य देखते हैं मित्र, तो राज्य का कर्तव्य आप देखेंगे यहाँ एक भाग 4 है, नीति निदेशक तत्व। जी हाँ, नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व आपने नाम तो सुना ही होगा। एक राज्य का कार्य क्या होता है? देश में लोक कल्याणी कार्य राज्य की स्थापना करना। एक राज्य का कार्य क्या होता है? लोक कल्याणी कार्य राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याण का मतलब ये होता है कि किसी भी जनता के साथ न्याय न हो सके, समानता की भावना लाना, समानता की भावना लाना, उनको अवसर प्रदान किया जाना, उनके विकास के लिए अवसर प्रदान किया जाना, जिसमें गरीब वर्ग, महिला वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग, भारतीय धरोहर स्मारक, तमाम प्रकार की बातों की गई है, चर्चा की गई है। इनका विकास करना एक राज्य का क्या बनता है? कर्तव्य बनता है। ये बातें भाग 4 में कही गई है कि राज्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए। क्लियर? अगर हम अधिकार की बात करें तो राज्य का एक अधिकार होता है कर वसूलना। अगर वो हमारे देश के लिए लोक कल्याणकारी कार्य करती है तो कैसे करेगी? एक सिस्टम के माध्यम से करेगी, एक व्यापार, उसके लिए जीडीपी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, सही तरीके से बजट का निर्माण करें, सही तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन करें और लोगों से सही तरीके से कर वसूलें। लेकिन अगर कालाबाजारी होने लगे, काला धन में बढ़ोतरी होने लगे तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। काला बाजारी और काला धन की बढ़ती हुई मात्रा
महंगाई को जन्म देगी, और जहाँ महंगाई है वहाँ लोक कल्याणकारी कर्तव्य को पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने अधिकारों को सही तरीके से निर्वहन करें, क्योंकि राज्य अपने अधिकारों की सही निर्वहन तरीके से पालन करेगी तो वो अपने कर्तव्यों को लागू करेगी, और जब अपने कर्तव्यों को लागू करेगी तो व्यक्ति भी अपने मूल कर्तव्यों का सही पालन करेगा। जब हर व्यक्ति की अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी तो कोई व्यक्ति चोरी डकैती नहीं करेगा। क्यों? वो चीजें व्यक्ति के फंडामेंटल राइट में भी बताई गई हैं। राज्य के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य करना ही व्यक्ति के मूल अधिकारों की एक तरीके से प्राप्ति है, और इसकी मूल अधिकारों की प्राप्ति एक तरीके से कर्तव्य को संकेत करता है। लेकिन उसकी शुरुआत मुझे कैसे करनी होगी? ये जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय जैसे स्वशासन की व्यवस्था है हमारे देश में, इस पद पर जो बैठे हुए लोग हैं उनको अपने दायित्वों को सही तरीके से निर्वहन करना होगा। ये कौन कहता है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे देश का संविधान कह रहा है। हमारे देश का संविधान विभिन्न प्रकार के अनुच्छेदों के माध्यम से, अधिनियमों के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के उन प्रथाओं के भी माध्यम से जो आज भी तार्किक रूप से प्रासंगिक हैं, उन सभी माध्यम से लोगों के अपने पद का सही निर्वहन करने के लिए इंडिकेट करता है, संकेत करता है। इसीलिए अब सवाल ये उठता है कि आखिर में संविधान होता क्या है? तो संविधान क्या है मित्र, जरा सुनिएगा। संविधान राज्य और व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य, क्योंकि इसके भी क्या है, इसके भी अधिकार हैं, यहां पे लिख दे रहा हूं, इसके भी अपने क्या है, राज्य के अपने क्या है, अपने अधिकार हैं, और राज्य के भी अपने क्या है मित्र, राज्य के भी अपने क्या है, कर्तव्य है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। संविधान राज्य के अधिकार एवं कर्तव्य व व्यक्ति के एवं अधिकार एवं कर्तव्यों के बीच सही तरीके से तालमेल या समन्वय बनाने वाली व्यवस्था है। लेकिन ये व्यवस्था किसके माध्यम से बना रही है? तो जो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, संविधान के जो मूल संविधान में जो 22 भाग हैं और उसमें जो अनुच्छेद हैं, उन्हीं अनुच्छेदों के माध्यम से देश में समन्वय बनाने के लिए ये कार्य करती है, जिसके अंतर्गत राज्य के अधिकार और कर्तव्य और व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य को शामिल किया जाता है। ठीक मित्र? तो मुझे लगता है कि आप संविधान को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट टॉपिक होगी मित्र, वो हमारी जो टॉपिक होगी वो होगी संविधान की संरचना। वो कौन सी टॉपिक होगी? संविधान की संरचना। अब इस संविधान की संरचना की बेसिक समझ आपको बताई जाएगी, जो अपने आप में क ख ग है। तो जैसा कि मैंने कहा है कि मेरी इस संविधान की बेसिक क्लासेस चलेगी, तो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं संविधान की संरचना, जिसमें हम आपको संविधान के अंग या राज्य के अंग और उन अंगों के भागों के बारे में डिटेल से चर्चा होगी। जी हाँ, तो नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।